हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल आपका सबका यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर था, तो उसी का हम लोग एनालिसिस लेके आ गए। तो मोस्टली हम लोग इसमें जीए क्वेश्चन करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और जो ये पेपर था काफी टफ था, अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन थे, काफी आंसर ढूंढने पे भी नहीं मिलते हैं। तो अभी वही डिपेंड करेगा यूपीएससी की आंसर की आने तक। हम्म, इसको प्रॉपर तरीके से एक बार फिर भी वेरीफाई कर लीजिएगा। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए गए, सीधा सीधा एनसीईआरटी के स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं। तो देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस जो सीएपीएफ के पेपर में पूछे गए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन जो कहता है, क्या कहता है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन इज नोन फॉर द एविडेंस ऑफ अ प्लग field from its early Harappan level with two sets of furrow at right angle to each other suggesting two different crops grown together। क्या कह रहा है कि एक प्लगेट फील्ड मिली है और वो क्या दर्शाता है कि राइट एंगल पे दो डिफरेंट क्रॉप ग्रो किए। और ये कहाँ दर्शाता है, कौन से हड़प्पा साइट्स पे दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सिंपल। अगर आपने हल्का सा इतना ही पढ़ा है कि प्लगेट फील्ड कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है, एविडेंसेस कहाँ मिलते हैं, कालीबंगन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कालीबंगन। अब कालीबंगन कहाँ लोकेटेड है, राजस्थान में। कहाँ लोकेटेड लोकेटेड है, राजस्थान में। और कौन सी नदी के किनारे है ये, घग्गर नदी के किनारे। अब इसका एक्सकवेशन किसने किया था, बीबी लाल और बीके थप्पर ने, कब, 1960s में। और ये चीज याद रखना, इसके साथ साथ क्या है, किस कौन सी चीज का एविडेंस देता है कि वहां फायर अल्टर्स भी प्रेजेंट थे। अब सिटी क्या थी, सिटाडेल और लोअर टाउन में डिवाइडेड थी। हाँ, और क्या थे वहां पे, फायर अल्टर्स भी मिलते थे। अब ऐसी बाकी साइट्स भी देख लेते, धोलावेरा और राखीरगढ़ी। धोलावेरा आपको सबको पता है कहाँ है, गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, मतलब लूनी नदी के पास में है। इसको एक्सकवेट किसने किया था, आर एस बिस्क ने, कब, 1990 में। अब देखो, धोलावेरा की सबसे मेन फीचर्स क्या है कि जो सिटीज है ना उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सिटाडेल में, मिडल टाउन और लोअर टाउन। अब मेन चीज, एक और चीज इसमें देखने की क्या है कि ये इसको 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर दिया था यूनेस्को ने, कब, 2021 में। तो ये क्या हमारी 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वैसी राखीरगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। इसको एक्सकवेट किसने किया था, अमरिंदर नाथ ने किया था 1997 में। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ी साइट्स कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो याद रखिएगा राखीरगढ़ी क्या है, लार्जेस्ट साइट है। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, और ये चीज मैंने आपके रेफरेंस के लिए दिया है कि उन्होंने डायरेक्ट एनसीईआरटी के बुक से उठाया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट पूरा का पूरा वैसा ही डाल दिया है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, कृष्ण देवराय किंग ऑफ विजयनगर कंपोज ऑफ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट नोन एज अमुक्त्य मल्लेदा। अब ये कौन से लैंग्वेज में किया है, कौन से लैंग्वेज में किया है, तेलुगु में किया है। अब हमेशा एक चीज नोटिस करिए कि ये भी क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो पूछे गए थे एनसीईआरटी में या दिए रहते हैं, छोटे मोटे फैक्ट्स दिए रहते हैं, तो उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया है कि कृष्णदेवराय हाँ कौन सा बुक कंपोज किया है या कौन सा स्टेट क्राफ्ट कंपोज किया है, अमुक्त दलिया। और कौन सी लैंग्वेज में है, तेलुगु लैंग्वेज में। अभी एक बार विजयनगर डायनेस्टी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, कृष्ण देवराय के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, जो विजयनगर डायनेस्टी है उसको हरिहर बुक्का ने फाउंड किया था, कब, 1336 सी में। अब देखो, जो विजयनगर एम्पायर या विजयनगर है उसके ऊपर चार अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किया था। तो हरिहर बुक्का कौन सी डायनेस्टी थे, संगमा डायनेस्टी। अब जो इनका कैपिटल है वो कहाँ है, हम्पी में। और ये कौन सी नदी के किनारे आता है, तुंगभद्रा रिवर। अब विजयनगर नाम ही से पता चलता है क्या है, सिटी ऑफ विक्ट्री। चार अलग अलग डायनेस्टी याद रखिएगा, संगमा डायनेस्टी, सलुआ, तलुआ और अराविद। अब जो कृष्ण देव राय है वो बहुत फेमस रूलर थे, और वो कौन सी डायनेस्टी से थे, तुलुआ डायनेस्टी से। और बहुत बड़े पेट्रन थे, लिटरेट थे, लिखते थे। वही अमुक दलिया जो स्टेट क्राफ्ट उन्होंने लिखा हुआ है। अब उनके ये सारा डेटा, विजयनगर का डेटा कहाँ मिलता है, कौन दिया है या किस फॉरेन ट्रैवलर्स के थ्रू मिलता है। तो याद रखना, निकोल कोंती, डोमिंगो पियर्स, अब्दुल रजाक, फेरनेव न्यूनेस। तो इन सब ट्रैवलर्स
के डिस्क्रिप्शन में जो जो आए थे उनके समय पे इनकी बुक में या इनके अकाउंट्स में ये सब डेटा मिलता है। अब मेन चीज जो है इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है क्या है, जो मंडल है उनको प्रोविंसेस, मतलब जो प्रोविंसेस था, नाडु था और ग्रामा था, मतलब एक प्रोविंस था उसको नाडु में डिवाइड कर दिया था और नाडु को ग्रामा में, और ग्रामा क्या होता है, विलेजेस होते हैं, नाडु क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट, और मंडल क्या होता है, प्रोविंसेस। अब एक चीज याद रखना, जो प्रोविंस थे वो उसको रूल कौन करता था, नायका रूल्स करते थे। कौन रूल करता था, नायका रूल्स करते थे। और विजयनगर में एक सिस्टम स्टार्ट किया था अमर नायका सिस्टम, जहाँ पे जो मिलिट्री चीफ थे वो मैनेज करते थे, जितना भी लैंड है या किंग को जो भी ट्रूप्स देने हैं, आर्मी देनी है, वो कौन करता था, हाँ, अमर नायका सिस्टम के अंदर मिलिट्री चीफ करते थे। अब मेन चीज है विजयनगर एम्पायर कहाँ है, प्रेजेंट डे कर्नाटक में था, मतलब कर्नाटक के ऊपर रूल करता था। तो अब एक चीज उसमें क्या है कि वहां पे जो फीचर्स है, जो टेम्पल फीचर्स है वो कौन सा है, द्रविडियन स्टाइल है। और फेमस टेम्पल आपको पूछ लिया जाता है कौन कौन से द्रविडियन स्टाइल टेम्पल है, उनके फीचर्स क्या क्या रहते हैं। फीचर्स तो याद रखेंगे आप, गोपुरम्स रहते हैं, मंडपास रहता है, रॉयल एनक्लोजर रहता है। और फेमस टेम्पल्स कौन कौन से हैं उनके, जो द्रविडियन स्टाइल में बने हुए हैं, विरूपक्षा विठल टेम्पल और हजारा रामा टेम्पल। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। अब मेन चीज, जो विजयनगर एम्पायर था उनका डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ, तो अब देखिए जो डेक्कन सल्तनत के जो बाकी किंगडम थे, जैसे बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदार और बेरा, तो ये सब ने अलायंस बनाया। और किसके खिलाफ अलायंस बनाया था, विजयनगर एम्पायर के खिलाफ। उस टाइम रूल कौन कर रहा था, रामा राया। तो 1565 में बैटल ऑफ तालिकोट्टा, जिसमें सारा डेक्कन सल्तनत एक हो गया था और उन्होंने किसको डिफीट किया था, विजयनगर एम्पायर को। तो वहीं से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। तो अभी आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, जो पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द टाइम एट 180 डिग्री लैटिट्यूड इज एक्जैक्टली 12 hours फ्रॉम द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड irrespective of whether one travels westward or eastward from the prime meridian। हाँ, ये सही बात है कि ये हमारी समझ लीजिए प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन है। अब वो ईस्ट जाए या वेस्ट जाए, तो यहाँ जाएगा तो भी 12 घंटे और यहाँ जाएगा तो भी 12 घंटे, क्योंकि अर्थ क्या है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है 180, मतलब टोटल कितना है, टोटल कितना है अर्थ का, 360 डिग्री। और वो 180 डिग्री एक हाफ में डिवाइड होता है और दूसरा 180 डिग्री सेकेंड हाफ में डिवाइड होता है। तो 180 डिग्री अगर आप देखो, 15 डिग्री 1 घंटा होता है, 15 डिग्री क्या होता है, 1 घंटा होता है। अगर आपको पढ़ा होगा आपने, तो 15 डिग्री 1 घंटा होता है। वैसे ही 100 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री कितना होगा, 12 घंटे। कितना होगा, 12 घंटे। तो इरेस्पेक्टिव वो यहाँ ईस्ट मूव करे या वेस्ट मूव करे, तो एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है, 12 घंटे का टाइम लगता है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे विल काउंट द डे एज वेडनेसडे वंस द इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस। अब एक चीज याद कर रखना, जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन होती है या जो प्राइम मेरिडियन है, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो होता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है। बस आपको इतना ही सिंपल चीज याद रखनी है कि एक होता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब हम जब भी कहा ईस्टवर्ड मूव कर रहे हैं, मतलब कहा से वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं, तो हमारा क्या बढ़ता है, टाइम बढ़ता है। तो यहाँ क्या, अगर आप पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे विल काउंट द डे एज वेडनेसडे, जो कि सही है। आपको बस हेमिस्फीयर याद रखना है कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है हमारा और ये ईस्टर्न, ठीक है। तो जब भी वो वेस्ट से ईस्ट मूव करेगा तो क्या होगा, हमारा टाइम बढ़ेगा, ठीक है। और वैसे ही मतलब उसको क्या हो रहा है, एक दिन का लॉस हो रहा है। और वैसे ही वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा तो क्या होगा, उसको एक और डे गेन होगा, मतलब एक्स्ट्रा दिन मिलेगा एक रहने के लिए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, बोथ 1 और 2। अब ये भी आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये 12th के एनसीईआरटी से डायरेक्टली एग्जैक्ट पूछ लिया है, हाँ। और इसलिए मैंने उसका एक स्निप भी डाला है, ये देखिए।
तो इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। दोनों स्टेटमेंट जो है एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, और इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो कौन सी होती है हमारी, 180 डिग्री होती है, लॉन्गिट्यूड होती है। जो स्ट्रेट नहीं होती वो क्या होती है, एक तरीके से जिगजैग होती है। ठीक है, तो जब भी हम लोग ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं तो क्या होगा, जब भी ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक दिन बचेगा, लेकिन वेस्ट टू ईस्ट जाएगा तो एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब क्या होगा, हमारा एक दिन लॉस हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे इसके करेक्ट। ये भी एक ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। वर्ल्ड ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये वन ऑफ द वन था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नीप टाइड। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नॉर्मली देयर इज अ 7 डे इंटरवल बिटवीन 2 नीप टाइड। अगर आपको पता होगा, अगर आपको पता होगा कि एक ही नीप टाइड के बीच में 7 डे का टाइम होता है, 7 डे का इंटरवल होता है एक तरीके से। यहाँ कितना बोल के रखा है, 2, तो ये होगा कितना, 14 डे का। ये कितना होगा, 14 डे का, क्योंकि 2 है, और सिंगल में कितना होता है, 7 डे का होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, इनकरेक्ट। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट करेंगे, तो हमारे 2 ऑप्शन बचते हैं। अभी सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला, एट दिस टाइम द सन मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। हाँ, हमको पता है नीप टाइड के समय क्या होता है, सन और मून राइट एंगल पे होता है, और स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, सन मून और अर्थ तीनों क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही साइड पे होते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द मून अट्रैक्शन इज डिमिनिश्ड बाय द काउंटरिंग फोर्स ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल पुल। हाँ, भले ही मून का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, लेकिन जो सन का ग्रेविटेशनल पुल होता है वो क्या करता है, मून के अट्रैक्शन को डिमिनिश करने की कोशिश करता है। तो इसलिए क्या हो गया हमारा, थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सेकंड एंड थर्ड। तो एक बार आप इसमें से गो थ्रू कर लीजिए कि निपटाइड क्या होता है, कितने दिन का इंटरवल होता है। तो मैंने जैसे बताया 7 डे का इंटरवल होता है, ठीक है। और सन और मून क्या होता है, राइट एंगल्स टू ईच अदर होता है। और मेन चीज, मून्स के अट्रैक्शन को कौन काउंटरैक्ट करता है, काउंटरएक्टिंग फोर्स, किसका काउंटरएक्टिंग फोर्स, उसको रिड्यूस करता है सन का ग्रेविटेशनल पुल। वैसे स्प्रिंग टाइड होता है, स्प्रिंग टाइड क्या होता है, जब सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में होते हैं। और आप चीज याद रखना कि इसमें जो टाइड बनेगी, जो टाइड और टाइड जो बनती है वो क्या होती है, हमेशा बहुत हाई होती है, किसके मुकाबले, नीप टाइड के मुकाबले। और स्प्रिंग टाइड मेनली कब आता है, 1 महीने में 2 बार आता है, एक फुल मून पीरियड पे आता है और एक न्यू मून पीरियड पे आता है। और बाकी जैसे टर्म हो गया टाइड्स, क्या होता है, टाइड सिंपल है, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ, क्या होता है, वेव्स का राइज और फॉल होता है। और एक चीज क्या याद रखिएगा, सन और ग्रेविटेशनल मून के अट्रैक्शन के हिसाब से, कि जब मून पास होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिजी, और दूर होता है तो एपोजी। वैसे सन पास होता है तो पेरीहेलियन, और सन दूर होता है तो एपीहेलियन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट अरेंज द फॉलोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए कौन कौन सा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पूछ के रखे या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछ के रखे। एक संघाई कॉर्पोरेशन, ये कब बना था, 2001 में। दूसरा क्या बोल रहा है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ये कब बना था, 1985 में। तो अब मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ कौन कौन से ईयर में बना था। तो शंघाई कॉर्पोरेशन बना था 2001 में। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन बना था 1985 में। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कब बना था, 1989 में, 1989 में। और साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, ये कब बना था, 1967 में। तो इसके हिसाब से जो 4 जो रहेगा, 4 का 2 जगह, 4 पहले दिया बी और डी में। फिर उसके बाद कौन सा है हमारा, साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जो कब बना था, 1985 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 4231। तो एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं। जो आशियान है,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कब बना था? 1967 में। हाँ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। अभी नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं उसके? 10 है। वैसे ही एपेक के बारे में देख लेते हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कब बना था? 1989 में बना था। सेक्रेटेरिएट का है, उसका हेडक्वार्टर जो बोल सकते हैं आप, कहाँ है? सिंगापुर में। और मेंबर कितने हैं? 21। वैसे सार्क, साउथ एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन कब बना था? 1985 में। कहाँ हेडक्वार्टर है? काठमांडू, नेपाल में। कितने कंट्री मेंबर है? 8। अब एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन, 2001 में, जो बहुत न्यूज में रहता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हमेशा कंफ्यूज मत होना, शंघाई लिखा है लेकिन हेडक्वार्टर का है बीजिंग में रहता है। कितने टोटल मेंबर है? 9 है। अब इसमें मेन चीज क्या है? इंडिया किस किस का पार्ट है? देखो, इंडिया 1992 तक आसियान का क्या था? डायलॉग पार्टनर था। अभी ये फुल डायलॉग पार्टनर है। कब? 1996 से। मेंबर नहीं है इसका। एपेक का क्या है? वो मेंबर है क्या? नहीं। आसियान का मेंबर है क्या? नहीं, सिर्फ डायलॉग पार्टनर है। सार्क का क्या था? वो फाउंडिंग मेंबर था। और शंघाई कॉर्पोरेशन को इंडिया ने बाद में ज्वाइन किया था। कब? 2017 में। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा गया है कि लिस्ट मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और इसका करेक्ट ऑर्डर चूज करना है हमको। अभी जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, कब फॉर्म हुई थी? कब फॉर्म हुई थी? 1957 में। कब फॉर्म हुई थी? 1957 में। ठीक है। और ये कमेटी थी, इन्होंने फर्स्ट कमेटी थी, याद रखिए, ये पहली कमेटी थी। और इन्होंने 3 टायर स्ट्रक्चर फॉर्म करने का सजेशन दिया था। क्या दिया था? 3 टायर स्ट्रक्चर फॉर्म करने का सजेशन दिया था। तो इसके हिसाब से हम लोग अभी ऑप्शन को मैच कर लेते हैं कि कौन सी कमेटी ने क्या क्या दिया था। वैसे अशोक मेहता कमेटी इनके बाद में फॉर्म हुई थी 1977 में। इन्होंने क्या बोला था? 2 टायर स्ट्रक्चर की बात की थी। एलएम सिंघवी कमेटी वो थी जिन्होंने क्या कहा था कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करिए, और ये कब आई थी? 1986 में। वैसे जीवीके राव कमेटी ये कब आई थी? 1985 में आई थी। कब आई थी? जीवीके राव कमेटी 1985 में आई थी। और उन्होंने क्या बोला था कि एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर लाया जाए। क्या लाया जाए? एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को लाया जाए, ताकि वो इसकी अथॉरिटी ले सके और इसको मैनेज कर सके। अब हम लोग ऑप्शन से इसको अब मैच करने की कोशिश करते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी क्या कहा था इन्होंने कि 3 टायर स्ट्रक्चर बनाओ। क्रिएशन ऑफ जिला परिषद, पंचायत और ग्राम समिति। तो इसमें कौन सा है ये वाला स्टेटमेंट? क्या कहा था उन्होंने? जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत 3 टायर स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश की थी। वही अशोक मेहता कमेटी ने क्या कहा था? 2 टायर स्ट्रक्चर बोला था, क्रिएशन ऑफ जिला परिषद और मंडल पंचायत का। और एलएम सिंघवी का सिंपल है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की थी। और वही जीवीके राव ने क्या कहा था कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? 1 का 4 है, सेकंड का 3 है, सी का क्या है? सी का 2 है और डी का 1 है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा? करेक्ट। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है इसमें? करेक्ट है। तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी कब फॉर्म हुई थी, अशोक मेहता कब हुई थी, जीवीके राव और एलएम सिंघवी। ये बहुत याद रखिएगा कि इनके थ्रू क्या मिला था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। और उसके बाद 73rd अमेंडमेंट से क्या हुआ था? पंचायती राज सिस्टम क्या हो गया था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया था। और कंफ्यूज मत हो गया, जो बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी वो पहली कमेटी थी जिन्होंने 3 टायर स्ट्रक्चर दिया था। वही अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर स्ट्रक्चर की बात की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भूदान मूवमेंट आर करेक्ट। अब देखिए, जो भूदान मूवमेंट है इनको फाउंड किसने किया था, कब फाउंड हुआ था? तो सिंपल तरीके से हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जो भूदान मूवमेंट था, उनके फाउंडर कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। अब वो क्या थे? गांधीयन प्रिंसिपल पे बिलीव करते थे। ठीक है। तो वो ग्राम स्वराज्य की बात जो गांधी जी करते थे उसी को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उसी के लिए इन्होंने पद यात्रा स्टार्ट की थी।
तो ऐसे ही वो एक बार जब वो आंध्र प्रदेश जाते, कहाँ पे, पोचमपल्ली, उस टाइम का जो आंध्र प्रदेश था, जो अभी तेलंगाना है, तो वहाँ वो जाते हैं और वहाँ अपना एक लेक्चर देते हैं या भाषण दे रहे होते हैं। तो वहीं पे कुछ फार्मर्स थे, उन्होंने ऐसी डिमांड की कि उनको कुछ जमीनें दी जाए। हाँ, तो विनोबा भावे उनसे क्या बोलते हैं, वो प्रॉमिस तो नहीं करते, लेकिन ये कहते हैं कि वो सरकार से जरूर बात करेंगे। तो उतने में ही एक व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे जी को बोलता है कि उनके पास 80 एकड़ की जमीन है, वो गरीबों में बांटना चाहेंगे। तो वहीं से एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, भूदान मूवमेंट, मतलब जमीन, या आप जमीन या ग्रामदान मूवमेंट भी बोल सकते हो इसको आप, या संपत्ति या श्रमदान मूवमेंट भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि लैंड डोनेट किया जा रहा था किसानों को, और इस तरीके को इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके का ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी कहते हैं, जो गांधी जी के नॉन वायलेंस प्रिंसिपल की बात करता है। तो इस ऐसे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि इट वॉज एम्ड एट अटेनिंग नॉन वायलेंट सोसाइटी। हाँ, पीसफुली लैंड देके, और जो भी इनइक्वालिटीज है किसके बीच में, पुअर और अमीर के बीच में, रिड्यूस करे, और अमीर को मतलब जो भी फार्मर है उनको अपलिफ्ट करे। हाँ, और ये संपत्ति और श्रमदान की भी बात करता है। ये क्या, ये इट इंक्लूडेड स्कीम सच एज संपत्ति दान एंड श्रमदान, ये भी सही है। और ये कब शुरू हुआ था? 1951 में आंध्र प्रदेश में। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे? करेक्ट। हाँ, अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया द टर्म्स विचित्र चित्रा, चित्र करलापुली एंड चैत्यकारी रिफर्स टू। ठीक है, अब ये क्या थे तीनों? विचित्र चित्रा, चित्रकरापुली एंड चैत्यकारी, ये क्या है? एक तरीके से टाइटल है। और ये टाइटल किसके टाइटल से? एक पल्लवा किंग थे, कौन? महेंद्र वर्मन वन, इनको मिले थे। ठीक है, और विचित्र चित्र, ये क्या है? इनको क्यूरियस माइंडेड बोलते हैं। चित्रकरापुली, टाइगर अमंग आर्टिस्ट, और चैत्यकारी मतलब जो टेम्पल, चैत्य मतलब क्या होता है? टेम्पल, टेम्पल बिल्डर। अब देखो, जो पल्लवा डायनेस्टी है उनके फाउंडर कौन थे? सिम्हा विष्णु। कैपिटल कहा था? कांचीपुरम में। इनके फेमस रूलर एक कौन थे? नरसिम्हा वर्मन, जिन्होंने किसको हराया था? पुलकेशिन टू को हराया था। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जितने भी किंग्स होते हैं उनके टाइटल्स क्या टाइटल से दिया गया है। ऐसे ही आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश कमांडर सफर्ड डिफीट इन द फेमस बैटल ऑफ चिन्हट ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। अब देखो, जो 1857 का रिवोल्ट था वो कब हुआ था? 10 मई से स्टार्ट हुआ था 1857 में। इसका रीजन क्या था? जो एनफील्ड राइफल जो लाई गई थी, उसमें जो ग्रीस था, वो किससे बना हुआ था? काउ बोन से बना हुआ था और पिग फैट से बना हुआ था, जिससे जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट थे क्या हो गए थे? बहुत हर्ट हो गए थे। तो उसके चलते ये रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी कब? 10 में 1857, जो मेरठ की कंटोनमेंट थी, या जो हमारी मेरठ की जो आर्मी थी, उन्होंने क्या कर दिया था? इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। और अब इसके बहुत सारे क्या थे? लीडर्स थे, हर एक अलग अलग जगह के। जैसे झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह थे। कानपुर से कौन थे? नाना सिंह थे। कानपुर से नाना सिंह, नाना साहेब, सॉरी, कानपुर से कौन थे? नाना साहेब। और लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। ऐसी जो इलाहाबाद से थे लियाकत अली, इलाहाबाद से थे लियाकत अली। और फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो मौलवी, लखनऊ के बाहर एक जगह थी चिन्हट, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने ही किसको हराया था? हेनरी लॉरेंस को हराया था। किसको हराया था? हेनरी लॉरेंस। किसने? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। तो ये चीज आया था बैटल ऑफ चिन्हट किसके बीच थी? मौलवी अहमदुल्ला शाह और हेनरी लॉरेंस के बीच में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच आर द फॉलोइंग इज द मेन मेथड बाय विच पोर्टल्स आर क्रिएटेड इन बेडरॉक्स बाय द फ्लोइंग स्ट्रीम? एब्रेशन, एट्रेशन, कोरोजन या सॉलिफ्लक्शन। अब देखो, जो पोर्टल्स है ना, वो कैसे क्रिएट होते हैं? देखो, जब भी रिवर्स फ्लो होती है तो उसमें
सेडिमेंट्स होते हैं। अब सेडिमेंट्स क्या करते हैं, उसी के नीचे वाले जो एरिया रहता है, उसी का जो फ्लोर वगैरह रहता है, उसको क्या करती है, इरोड करना शुरू होती है, और वो इरोजन इस लेवल पे हो जाता है कि वहां पे गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉटहोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉटहोल्स। और ये इरोजन जिसके कारण होता है, जिस टर्मिनोलॉजी के कारण होता है, जैसे रिवर्स क्या करती है, बहुत सारे सेडिमेंट्स कैरी करती है, और वो सेडिमेंट्स ही क्या करते हैं, उसी के रिवर बेड को क्या करते हैं, एक तरीके से इरोड करना शुरू कर देते हैं। और इसी टर्म को कि जब रिवर्स के ही जो सेडिमेंट्स है, बोल्डर्स है, वो उसी के बेड को इरोड करना स्टार्ट करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, एब्रेशन। क्या कहते हैं, एब्रेशन। और एट्रिशन क्या होता है, जब वो सेडिमेंट कैरी करती है रिवर, तो जो इरोजिंग फीचर होता है वो क्या बोलते हैं, उसके बेड के, रिवर बेड के अलावा वो आपस में भी इरोड होते हैं, मतलब वो आपस में ही टकरा के क्या करते हैं, इरोड होना शुरू करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एट्रिशन कहते हैं। कोरोजन एक तरीके से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। जैसे रॉक में एक केमिकल रिएक्शन हो गई है, केमिकल वेदरिंग फिनोमेना होता है कि रॉक धीरे धीरे क्या हो जाता है, वेदर होना शुरू हो जाता है, लेकिन किसके थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, वैसे सॉलिफिकेशन होता है, हाँ, सॉलिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, सॉलिफ्रैक्शन की देखिए, बहुत सारा सॉइल होता है, मास मूवमेंट ऑफ सॉइल हो जाता है, और ये मेनली क्या होता है, कौन से एरिया में होता है, हाई एरिया में, परमाफ्रोस्ट रीजन में। तो ये सारी टर्म है, और यहाँ मैंने मेंशन भी की थी। पोर्टल्स क्या होता है, कि रिवर्स बेड्स में जो रॉक होते हैं, किससे फॉर्म होता है, एब्रेशन से। वो क्या होता है, मैकेनिकल स्क्रैपिंग एंड ग्राइंडिंग एक्शन होता है, किसका, सेडिमेंट का, जो उसके अंदर क्या होता है, हाँ, वो क्या कर रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं और ग्राइंड कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं। ठीक है, हाँ, और उससे क्या बनता है, पॉटहोल्स बनता है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अब्रेशन कहते हैं। और ये कहीं भी हो सकता है, विंड से हो सकता है, वाटर से होता है, या आइस से हो सकता है। तो ऐसी बाकी टर्मिनोलॉजी भी देख लीजिएगा। एट्रिशन मतलब आपस में टकरा के क्या होते हैं, सेडिमेंट्स कोलाइड करके एक दूसरे को इरोड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किसके बारे में पूछ के रखा है, कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू नेशनल वाटरवे। अब ये एक तरीके का काफी टफ क्वेश्चन है, आपको अगर चीजें पता होगी तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। पहला स्टेटमेंट तो लगभग लगभग सबको पता ही होगा, कि पहला क्या, नेशनल वाटरवे गंगा के पास है। कहाँ है, गंगा के पास है, और ये इलाहाबाद से कहाँ तक है, इलाहाबाद से या प्रयागराज से हल्दिया तक है, 1620 किलोमीटर का है, इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है। कब डिक्लेयर हुआ था ये, 1986 में। वैसे ही जो नेशनल वाटरवे 10 है, वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कौन से रिवर पे, अंबा रिवर पे है। नेशनल वाटरवे 10 कहाँ है, अंबा रिवर, महाराष्ट्र। वैसे ही नेशनल वाटरवे 100 भी कौन से रिवर पे, तापी पे है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो एक बार हम लोग इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवे और उनके बारे में जान लेते हैं। जो नेशनल वाटरवे 1 है, वो हम लोग देख लेते हैं, कहाँ से है, हाँ, इलाहाबाद से प्रयागराज तक है। प्रयागराज से हल्दिया तक है। कितनी लेंथ है, 1620 किलोमीटर। 5 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होके जाता है। कौन कौन सी नदी, गंगा, भागीरथी और हुगली नदी इस वाटरवे पे है। वैसे नेशनल वाटरवे 2 कहाँ पे पड़ता है हमारा, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। कौन सी नदी पे पड़ता है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। स्टेट कौन सा मेनली है, आसाम है। और एक कनेक्ट करता है धुबरी को सदिया से। वैसे नेशनल वाटरवे 3 याद रखिए, मोस्टली कहा है, केरला में 205 किलोमीटर का है, और वेम्बनाड लेक और चंपाकरन कनाल पे है। और वही नेशनल वाटरवे 4 कृष्णा गोदावरी नदी के किनारे आता है, 1095 किलोमीटर का। स्टेट कौन कौन से इन्वॉल्व है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हमारी यूटी पुदुचेरी। रिवर्स याद रखिएगा, कृष्णा और गोदावरी। वैसे हमारा नेशनल वाटरवे 5 भी इंपॉर्टेंट है। कौन से नदी के किनारे है, महानदी रिवर के उस पर है। ठीक है, कौन सा स्टेट, ओडिशा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वापस मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसमें क्या पूछा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो ब्रिटिश एक्ट्स थे वो, और उसके की प्रोविजन। तो पिट्स इंडिया एक्ट अगर आपको याद होगा, पिट्स इंडिया एक्ट होगा, तो क्या क्या कहता था कि उसने बोर्ड सेटअप किया था, ताकि वो कंट्रोल कर सके एफआईआर्स इन इंडिया में।
और 1813 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने मोनोपोली खत्म कर दी थी। हाँ, मोनोपोली खत्म कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओवर ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी। और वैसे ही चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या, चार्टर एक्ट 1833 सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो उसको क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है उसने क्या कर दिया था, धीरे धीरे जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो एक तरीके से हम लोग इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो मैच कर लेते हैं हम लोग अपने एंड से भी। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया था, बोर्ड सेटअप किया था ताकि इंडिया के जो भी अफेयर्स उसको कंट्रोल कर सके, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसने एस्टैब्लिश कर दिया था। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या कर दिया था, हाँ, जो भी मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया से हटा दी थी पूरी तरीके से। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या क्या था, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस रिमूव इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हायर सर्विसेज, इसको कर दिया था। जब विलियम बेंटनी आए थे तो उन्होंने काफी सारे अच्छे रिफॉर्म किए थे, तो ये भी उन्हीं में से एक था। तो सी का क्या है, सेकंड। और वैसे ही चार्टर ऑफ 1853 ने क्या कर दिया, तो जो भी गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको बढ़ा दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी। तो एक बार हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह गो थ्रू कर लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के मेन की प्रोविजन क्या थे कि उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था और एक डुअल सिस्टम था। क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर लेते हैं, एक डुअल सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एक जो है वो कमर्शियल फंक्शन देखेगा और एक पॉलिटिकल फंक्शन देखेगा। अब इसमें एक और चीज याद रखना कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कर दी थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है उसको कम करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो वैसे रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट कर दिया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट एक तरीके से जितने भी अफेयर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी के वो ड्यू टू करप्शन वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर रही थी। ये सेकंड स्टेप था और ये किसकी ओर मूव कर दिया था, सेंट्रलाइजेशन की ओर। पूरा सेंट्रलाइजेशन वो किसमें हुआ था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेनली किस लिए याद रखिएगा, एक तरीके से फॉर्मल कमिटमेंट टू इंडियन एजुकेशन, मतलब 1 लाख रुपए सिर्फ इंडियन एजुकेशन के लिए रखे जाए। फिर मोनोपोली हटा दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, हाँ, सिर्फ किसमें छोड़ के, टी में और चाइना के ट्रेड को छोड़ के। वैसे 1833 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया था, हाँ, और पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कमर्शियल फंक्शन थे उसको खत्म कर दिया था और लीगल इक्वालिटी ऑफ इंडियंस की बात की थी। और इसी समय मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी की भी बात रखी गई थी और एक क्लॉज लाया था कि ओपन कंपटीशन रखा जाए सिविल सर्विसेज के लिए। वही 1853 का इसने क्या कर दिया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ा दिया था, और स्टार्ट कर दिया था क्या, ओपन कंपटीशन फॉर आईसीएस। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट एक्ट जितने भी थे। ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, WTO वाज सेट अप एज सक्सेसर टू गैट। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और तीसरा कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन एनजीओ। तो आपको पता है जो गैट है वो 1947 में बना था और उसने इंडीड किसको रिप्लेस किया था, सॉरी, गैट को रिप्लेस किसने किया था, WTO ने किया था। कब किया था, 1995 में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हाँ, वो एक तरीके से जितना भी एक तरीके के न्यूक्लियर वॉचडॉग का काम करती है, जो कब स्टैब्लिश हुई थी, 1957 में। कब स्टैब्लिश हुई थी, 1957 में। और इसका हेडक्वार्टर का है वियना, ऑस्ट्रिया में। ये हमेशा
जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी देती है उनको इंश्योर करती है कि वो एनपीटी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट। और एमनेस्टी इंटरनेशनल, हाँ ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कैंपेन चलाती है। और अब इसके बारे में और डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जो गैट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, कब बना था, 1947 में। और इसको रिप्लेस किसने किया था, डब्ल्यूटीओ ने, कब, 1995 में। और डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और डब्ल्यूटी किस चीज पे एम करता है डब्ल्यूटीओ, वो करता है फ्री एंड फेयर ट्रेड की बात करता है और जितने भी ट्रेड बैरियर्स है उसको हटाने की बात करता है। ऐसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब फॉर्म हुई थी, 29 जुलाई 1957 को फॉर्म हुई थी। कब हुई थी फॉर्म, 29 जुलाई 1957 को फॉर्म हुई थी। और ये क्या करती है, वॉचडॉग है एक तरीके से, न्यूक्लियर वॉचडॉग है। क्या है, एक तरीके से न्यूक्लियर वॉचडॉग है। और ये देखती है कि सारे जो कंट्रीज है वो एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हिसाब से काम कर रहे हैं या उसका मिसयूज तो नहीं कर रहा है। और एनजीओ क्या है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एक एनजीओ है जो फाउंड हुआ था 1961 में, जो कैंपेन करता है किसके अगेंस्ट में, मतलब कैंपेन करता है किसके लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, सॉरी, हाँ, जो भी अनजस्ट हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, हाँ, उसको रोकने के लिए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट कैप्चर्स द चेंजेस मेड इन आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। देखो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखोगे तो इसमें काफी सारे चेंजेस हुए थे। अब ऑप्शन क्या कहता है उसमें हमको ध्यान देना है कि पहला ऑप्शन क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 53 है जिसमें उस समय कोई चेंजेस नहीं हुए थे। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, द प्राइम मिनिस्टर हैज द ड्यूटी टू ब्रीफ द प्रेसिडेंट अबाउट डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नहीं इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए थे, ये आर्टिकल 78 है। ऑप्शन सी क्या है, द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज हिज फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। हाँ, अब ये जो स्टेटमेंट है ये है आर्टिकल 74, ये जो है स्टेटमेंट ये है आर्टिकल 74। अब 42nd अमेंडमेंट से क्या कर दिया था, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये जो एडवाइस थी उसको बाइंडिंग कर दिया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट से इस एडवाइस को क्या कर दिया कि जो प्रेसिडेंट है उसको रिकंसिडर कर सकता है, आफ्टर रिकंसिडरेशन उसको फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही काम करना पड़ेगा। तो ये है स्टेटमेंट जिसमें 74 आर्टिकल के क्लॉज 1 में चेंजेस हुए थे 42nd अमेंडमेंट से। तो याद रखिएगा चेंजेस हुए थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट से उसको क्या कर दिया था, वापस रिस्टोर कर दिया था कि प्रेसिडेंट को पावर कर दे दिया गया था रिकंसिडरेशन का। और ऑप्शन डी क्या कहता है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, द प्रेसिडेंट। और ऑप्शन डी क्या कहता है, प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू समन प्रोरोग और हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, और ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल हमारा 85 है। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कैग, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हाँ सही है, वो सारे ऑडिट करता है, रिपोर्ट्स करता है जितने भी एक्सपेंडिचर है। ही कंट्रोल्स द इश्यू एंड रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नहीं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कौन करता है, पार्लियामेंट। ये कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं हम लोग, ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडी सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट यूनियन। हाँ ये करेक्ट है। अगर आप सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या, 1 और 3rd। तो याद रखिएगा जो भी रिसिप्ट होता है कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया से, उसको इशू कौन करवाता है, हमेशा पार्लियामेंट इशू करवाता है, ना कि कैग। अब देखिए जो कैग है हमारा, वो हमारा कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 148, ठीक है। और उसकी ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 149 में। और ये क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो एक चीज
इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सेकंड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट था, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, उसको विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना, वो कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। किसके प्रायर अप्रूवल से? पार्लियामेंट के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जो क्वेश्चन था ना, काफी ट्रिकी था। अब ये क्या कह रहा है? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट पुणे इन 1920 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ MC राजा। ये देखिए, ये जो हुआ था 1926 में हुआ था, लेकिन पूना में नहीं हुआ था, ये क्या हुआ था? नागपुर में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। देखो, जो कॉन्फ्रेंस और एसोसिएशन दोनों सेम था, कहा हुआ था नागपुर में होता है, और कब हुआ था? 1926 में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट। और थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय BS मुंजे एट अ कॉन्फ्रेंस इन बॉम्बे 19। नहीं, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसको किसने बनाया था? BR अम्बेडकर ने इसको बनाया था। और कब बनाया था? 1930 में। कहा बनाया था? नागपुर में। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन डी, नन। तो आप एक बार इस आंसर से गो थ्रू कर लेना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू स्ट्रैटोवोल्केनोज इज आर करेक्ट? स्ट्रैटोवोल्केनोज आर टॉल स्टीप कोन्स बिल्ड ऑफ ए लेयर्स ऑफ फेल्सिक लावा एंड वोल्केनिक एश। अब देखो, स्ट्रैटोवोल्केनो क्या होता है? एक तरीके से कंपोजिट वोल्केनो होता है। और वो फॉर्म कैसे होता है कि जैसे जैसे मैग्ना जाएगा, मतलब जो मटेरियल होता है वो ऊपर ऊपर लेयर्स की तरफ जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसकी क्या हो जाती है? हाइट थोड़ी बढ़ते 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 जाती है। ठीक है। अब ये जो वॉल्केनो होता है, एक तरीके से क्या होता है? विस्कस होता है। इसलिए ये क्या करता है? एक्सप्लोजिव इरप्शन करता है। क्या करता है? एक्सप्लोजिव इरप्शन करता है। और ये मेनली हम लोग, आप देखोगे तो ये टिपिकली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बहुत मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा था कि स्ट्रैटोवोल्केनो क्या होता है? टॉल होता है। हाँ। स्टीप होता है, कोन टाइप का होता है, क्योंकि क्या होता है? जो भी लेयर्स फॉर्म करता है वो, जो भी मटेरियल है वो ऊपर जमा होते जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है? दे कैन इरप्ट एक्सप्लोसिवली एज फेल्सिक लावास फ्रॉम स्ट्रैटोवोल्केनो होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस अंडर हाई प्रेशर। हाँ, ये क्या होता है? इरप्ट होता है, एक्सप्लोसिवली इरप्ट होता है, क्योंकि जो गैसेस होती है क्या हो जाती है उसमें? ट्रैप। और फिर वो अचानक से निकलने के लिए वो क्या करती है? एक्सप्लोजन क्रिएट करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बोथ 1 and 2। तो आप एक और बार स्ट्रैटोवोल्केनोस के बारे में गो थ्रू कर लीजिएगा। क्या है? कंपोजिट वोल्केनो होते हैं। कंपोजिट वोल्केनो मतलब क्या होता है कि लेयर्स का जमा होना ऊपर ऊपर। और ये क्या होता है? टॉल होता है, स्टीप होता है। किस शेप में होता है? कोन के शेप में होता है, या ऐसे होता है। ठीक है। और गैस ट्रैप होती है, इसलिए उस गैस को निकलने के लिए जगह नहीं होती, तो वो निकलने की कोशिश में क्या होते हैं? एक्सप्लोसिव इरप्शन होते हैं उसमें। अभी विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पहला क्या बोला? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बी क्या कह रहा है? हाई कोर्ट इन इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सी क्या कह रहा है? सबऑर्डिनेटेड कोर्ट्स इन इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन सी, कि हाँ, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं वो हमारे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ऑल कोर्ट इन इंडिया